ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग पंचायती राज सिस्टम जो है कर रहे थे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे जो है ये अर्बन लोकल बॉडीज इनको कहा जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है। आप लोगों को जैसे मालूम भी होगा कि पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें जो है म्यूनिसिपैलिटीज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट था ये कौन सा था? 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब जो 74th अमेंडमेंट इसमें और 73rd अमेंडमेंट था, उसके अंतर्गत क्या आया था आपका? पंचायती राज सिस्टम। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे हमने आपको स्टार्ट में बताया भी था, उसी के अंतर्गत जो है ये आपको अब इसमें एक इंट्रोडक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज। तो अब इसमें अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? तो अब है कि यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय जो है ये क्या है? एक निकाय है स्वशासन के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि आपको हम बताए भी थे कि इसकी शुरुआत कब से मिलती है, आपको काफी एंसेंट टाइम से जो है ये मिलता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप जानिएगा, लॉर्ड रिपन जो थे, इनको बोला भी जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने भी ये प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जब ऑटोनॉमी देंगे ना, तो ये क्या है, इस सब के पीछे जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी। जो आपका डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना। मतलब कि जो लास्ट जो आपका यूनिट है वहां तक भी उसका क्या हो? पार्टिसिपेशन हो, उसकी हिस्सेदारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रक्रिया में वो बढ़े। अब क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग various services and infrastructure within their jurisdiction। मतलब कि अपना जो उनका एक प्रक्षेत्र है, न्यायिक प्रक्षेत्र कह लीजिए, या उनकी अपनी जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अथॉरिटी के लिए जो उनका जोन है उसमें। और ये क्या सुनिश्चित करता है? अर्बन डेवलपमेंट को। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ताकि वहां के लोगों के हितों के लिए और उनके विकास के लिए जो एक आधारभूत संरचना है, इसके लिए क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है आपका ये अर्बन लोकल बॉडीज जो है। कितने तरह के ये होते हैं? तो जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गया, तो स्मॉलर अगर अर्बन एरिया है, नॉर्मली 10 लाख या इससे कम जो है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर लार्जर अर्बन एरियाज, जो बड़े आपके हो गए अर्बन एरिया, जैसे कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, है ना। अब इसमें भी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अब ये कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाता है? म्युनिसिपैलिटीज। उसके बाद से आपके कई जगह म्युनिसिपल काउंसिल है, जिसको बोलते हैं ना कि नगर परिषद जैसे, है ना। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, है ना। और कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाएगा? म्युनिसिपैलिटीज, है ना। कहीं जैसे कि छोटा एकदम आप कस्बा दीजिएगा, जैसे सब डिवीजन लेवल का, वहां पे क्या है? नगर पंचायत जिसको ये कहते हैं, आप देखिएगा कई जगह। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज इस पे। तो म्युनिसिपैलिटीज क्या है? सबसे पहले तो ये एक सामान्य जो इसकी एक परिभाषा क्या है, तो ये गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहला यहीं से स्टार्ट हो गया, एक जिसको कहते हैं एक औपचारिक परिचय इसका, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, कि ये कौन इसके ऊपर जो अथॉरिटी है, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि आपको ये पंचायती राज सिस्टम में भी हम देखे थे लोग कि स्टेट लेजिस्लेशन जो है या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें क्या कर सकता है? कोई भी परिवर्तन कर सकता है। यहाँ है कि आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है, द रेस्पेक्टिव स्टेट म्युनिसिपल एक्ट, हर स्टेट जो है अपने लिए क्या बनाएगा? अपने टेरिटोरियल एक्सटेंट में वो कोई भी म्युनिसिपल एक्ट जो है वो बना सकता है इससे संबंधित। They are responsible for smaller urban areas
that are not large enough to be governed by a municipal corporation। जाहिर सी बात है कि बड़ा जो अभी हमने बताया कि जो आपका छोटा अर्बन एरियाज है उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज आपकी हो गए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या हो गया, वो बहुत बड़े जो है। हाँ 10 लाख जो बता ही रहे। हाँ टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या है देखिए, फॉर ए ट्रांजिशनल एरियाज दैट आर इवॉल्विंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। पहले वो गांव था, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, अब वो अर्बन की तरफ जो है वो क्या हो रहा है, अब उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन, है ना। जैसे कि ऐसे कोई बताइए जो नया आपका रूरल से अब अर्बन हो रहा है, कोई उदाहरण के तौर पे पटना के एडजेसेंट एरिया में कोई बताइए। नहीं सोनपुर तो सोनपुर आपका ये डिवीजन रेलवे, खुसरूपुर फतुआ, हाँ फतुआ, हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे आपका ये एक और ये जो प्लेस है मसौढ़ी, मसौढ़ी जिसको कहते हैं, हाँ। अब ये खैर जो आप ये जो उल्लेख कर रहे हैं ना उस जगह, वो अब धीरे धीरे अब ये लोग पटना का ही ये जितने ये और जगह है वो बाहर आ, तो अब ये जैसे क्या है कि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अब रूरल से ये क्या हो रहा है, ये अर्बन हो रहा है। तो यही वो कह रहा है, नगर पंचायत कहाँ होगा, ट्रांजिशनल एरियाज दैट आर इवॉल्विंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। और म्युनिसिपल काउंसिल जिसको बोलते हैं नगर परिषद, तो ये क्या है, फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज विथ ए मॉडरेट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ये क्या है कि ये भी छोटे ही निकाय है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो है एक मॉडरेट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण कोई बताइए, कोई आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, बहुत सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट नहीं, बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ये नहीं, हाँ ये आप कह रहे हैं इवन औरंगाबाद आपका, तो ये लगभग जो आपके अब धीरे धीरे अब शहर हो रहे हैं, है ना। जैसे जो डिवीजन है यहाँ पे बिहार में, तो डिवीजन जो है वहां पे आप देखिएगा तो लगभग आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम जिसको आप कहिए। जैसे पटना में क्या है, पटना नगर निगम, हाँ। तो हमेशा ये ध्यान में भी रखिएगा, जैसे आप लोग जिसे बोलते हैं कि ओनली थिंग इज दैट योर रिसेप्टर्स आर ओपन। जब ये कि नगर निगम आपका स्वागत करता है, नगर पालिका, नगर परिषद, वहीं पे इंक्वायरिंग माइंड की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका। ये अगर नगर पालिका है, फिर अगला क्वेश्चन की यहाँ कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना, ये भी एक क्राइटेरिया है, जैसे कि 10 लाख या इसके ऊपर, है ना। Municipalities, general term from for urban local bodies and excluding municipal corporation। ठीक है। अब ये जो नगर पालिका जिसको कहते हैं, इसमें क्या है, बस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे कि बीएमसी, बहुत सारे स्टेट की बजट जो होती है ना, मतलब स्टेट जो अपना आपका जो बजट जो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन स्टेट के बजट से भी ज्यादा कई जगह आपको बीएमसी का है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये इतने बड़े हैं, या इनके पास इतना मतलब ये फंड्स होता है कि वो फंड्स जो है कई स्टेट में आपका जो है उनका जो बजट है उससे ज्यादा। जैसे बॉम्बे में वहां शेरिफ वर्ड यूज किया जाता है, जो उसका जो आपका हेड है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये है, उसमें कौन, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट। अब ये नाम बदलते रहता है ना, कहीं जैसे मेयर कहीं वर्ड आप सुनिएगा, कहीं शेरिफ, यहाँ जैसे कि चेयरमैन वर्ड यूज होता है अपने यहाँ, है ना। जैसे कि मेयर है, लेकिन सामान्य तौर पे चेयरमैन यूज करते, हाँ उसको फिर उसमें चेयरमैन कहते हैं, लेकिन नॉर्मली मेयर या फिर महापौर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये नाम जो है ना, अब इक्विवेलेंट जैसे वो जो है आपको वही पोस्ट के रैंक के इक्विवेलेंट है। अब ये पोस्ट अलग अलग जो है वो नाम चेंज होता रहेगा। जैसे कि चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट हेड्स द म्युनिसिपैलिटी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। प्रेसिडेंट कई जगह जो है वो सीधे जो है, जैसे कि बड़े हम आपका ये जिसका जिक्र कर रहे हैं वहां डायरेक्ट उनका इलेक्शन होगा, कई जगह इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है
कि जो मेंबर्स हैं वो चुने गए और वो मेंबर्स आपको चुने, माने ओवरऑल जो ये पोस्ट है वो क्या है, ये चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि ही इज गोइंग टू कम थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है, डेमोक्रेटिक परिषद में आ गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। नगर परिषद में। हाँ तो हम वही ना कह रहे हैं, अब जितना ज्यादा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मतलब कि लोगों का है, अब इसमें कि जो मेंबर्स हैं वो चुन रहे हैं, तो अब जैसे भी हो ये जो पोस्ट है वो क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि निर्वाचित जो है वो सदस्य है। लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी, मतलब इसको कुछ इंप्लीमेंट करना है, कुछ काम। तो अब यहीं पे उस दिन जो आपको हम समझा रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिल रहा है थ्रू इलेक्टेड मतलब प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस, देन बाय डेफिनेशन यू विल बी पावरफुल। समझ में आ रही है बात? जैसे कि वही जो अपॉइंटेड गवर्नर वाली बात आती है कि अगर गवर्नर इलेक्टेड होता तो वो क्या होता, वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल होता। यही इसमें इस चीज को समझिए, मतलब अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि निर्वाचित जिसको कहते हैं, लोग चुन के दे रहे हैं। और जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, इंडियन आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट जो है वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो ये चुनी हुई है। तो प्रेसिडेंट हार्डली टेक्स एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, इनके हेड और एडवाइस पे ही आपको कोई भी निर्णय लेना होता है। तो अगर आप देखिए तो अल्टीमेट पावर किसके पास हो जाती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब ये गवर्नमेंट के पास। तो अब है कि इसीलिए इनको क्या बोला था कि रियल एग्जीक्यूटिव और उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यहां भी आप देखिएगा कि जो अपॉइंटेड व्यक्ति है और जो इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी अगर उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है तो इन सम सर्कमस्टांसेस, या आप आगे भी जब आप लोग पढ़िएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देखिएगा इस चीज को, जैसे काउंसिल मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, यहां इस चीज को समझिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दो टर्म यहां पे आएगा, एक को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग और एक को कहते हैं पॉलिसी मेकिंग, है ना। मतलब यहाँ क्या करना है, आपको एक निर्णय लेना है, और पॉलिसी मेकिंग में आपको कोई एक नीति है उसका निर्धारण करना है, ठीक है। इन दोनों में एवरी पॉलिसी मेकिंग इज ए डिसीजन मेकिंग, एवरी पॉलिसी मेकिंग इज ए डिसीजन मेकिंग, बट एवरी डिसीजन मेकिंग इज नॉट ए पॉलिसी मेकिंग। समझ में आ गया? जो भी आप नीति का निर्धारण कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो एक क्या है, डिसीजन मेकिंग है, आपने एक निर्णय लिया। लेकिन जो भी आपने निर्णय लिया वो नीति नहीं है। समझ में आ रही है? जो लोक नीति, जब आप पब्लिक पॉलिसी में इसमें आप समझ रहे हैं, तो अब ये डिसीजन मेकिंग जैसे किस में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, वो कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा किसके द्वारा, इस निकाय के द्वारा, तो इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारा निर्णय जो है वो नीतिगत ही है। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आया, क्लियर है कि पॉलिसी मेकिंग जो है ये ठीक है, कई जगह वो इन द बेटरमेंट ऑफ द अर्बन बॉडीज, इन लोगों को क्या होता है कुछ पॉलिसी भी फ्रेम करने में, या जैसे आगे पढ़िए आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज जो है, इसमें क्या होता है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो पॉलिसी मेकिंग ही वो प्रोसेस, ठीक है। अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, ये लोग अपॉइंटेड होते हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर म्युनिसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑपरेशनल वर्क हो गया, फंक्शनल जो ड्यूटी हो गया, इसमें कौन ये होते हैं, सीईओ जो होते हैं। फिर म्युनिसिपल सेक्रेटरी हो गया, क्या हैंडल्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये स्ट्रक्चर। कौन, सीईओ जो होता है वहां पे, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट। हाँ, से एग्जाम देके जाता है, अपॉइंटेड बॉडी है, इसका एग्जाम थोड़ा ही होगा। सीईओ बनने के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा। किसमें,
ये तो नगर पालिका में कोई सीईओ बनेगा या नगर अब जैसे अब है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हो रहा है, या फिर अब ये पोस्ट जो है या अपॉइंट उसको जैसे ये करना है, या नॉर्मल इंटरव्यू, पॉइंट तो नहीं होगा वो। जैसे ये अपॉइंटेड ऑफिशियल जो है ये सीनियर म्युनिसिपल ऑफिसर जो है, तो कई जगह जो नॉर्मल जो म्युनिसिपल ऑफिसर जो होते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसके लिए जैसे आप लोग ये देखते भी होंगे कि वैकेंसीज आती हैं, उसमें एग्जाम देके जो है कई लोग जो है वो जाते हैं, और फिर उसी में के जो व्यक्ति जो आगे सीनियर मोस्ट उसको प्रमोट करके इस पोस्ट पे जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्ट लेटरल एंट्री भी अपॉइंटेड ऑफिशियल जो है उनकी ये होती है। जैसे कि मान लीजिए कि उनको ये लगा कि किसी दूसरे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, या कोई पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही जानकार है, वो अनुभवी व्यक्ति, उसको अपॉइंट किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली भी आप लोग देखे होंगे यूपीएससी में भी, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे जो सीनियर आईएएस जो पोस्ट होते हैं वो लेटरल एंट्री के थ्रू जो है तो ये लोग अपॉइंटेड होते हैं। जैसे अब आप देखिए ना, गवर्नर सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एग्जीक्यूटिव हेड कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई एग्जाम होता है उसके लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है जैसे ये लोग जाते हैं तब, और जैसे कि आप यूपीएससी, तो उसमें क्या है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब एडमिनिस्ट्रेशन का किसी व्यक्ति को पिछले मान लीजिए कि कुछ सर्टेन उसमें क्राइटेरिया रखा 3 या 5 वर्ष का उसको अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मान लीजिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कोई आईएएस ऑफिसर है 5 साल का उसका एक्सपीरियंस, उसके बाद से क्या हुआ कि उनको मान लीजिए कि इस तरह के कोई पद पे या रखा है। जैसे कि आप एक सीडीओ जो होते थे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो नॉर्मली जो स्टेट वगैरह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो सीडीओ का जो पोस्ट हो रहा है, जो प्रॉपर जो लोग आईएएस बन के आ रहे हैं ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, वही लोग सीडीओ बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है ये चेंजेस होते रहता है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर आईएएस है किसी स्टेट में, जैसे 38 ही डिस्ट्रिक्ट है ना आपके यहाँ, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है तो कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए? 38 हो गए। अब कोई जिला बड़ा होता जा रहा है तो अब वहां क्या है कि डीएम रैंक के 2 लोग जो हैं, एक को दे दिया गया कि आपको कि डेवलपमेंट वाला एरिया है वो आपको ये संभालना है, कोई पोस्ट दे दिया गया, और रैंक क्या हो गया उनका कि रैंक कोई आईएएस रैंक का ही आदमी, ये इसी तरह की बात है। समझ गए चीज को? फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या है? तो बेसिक सर्विसेज में जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है ये बेसिक सर्विसेज जो होती हैं ये इनको करना होता है। किनको? ये आपके जितने ये जो लोकल अर्बन बॉडीज जो हैं, आप देखते भी होंगे लोग कि जितना भी स्ट्रीट लाइटिंग या इस तरह का जो होता है, ये इस पे किसका ध्यान? आपका नगर निगम का डेवलपमेंटल फंक्शन, ये बेसिक्स फंक्शंस, बेसिक सर्विसेज होगा। इसके साथ साथ विकास के जो कार्य होगा इसमें क्या है? तो अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का मतलब हो गया कि जो आपका शहरी जो योजना है ना ये, और लैंड यूज कैसे इस्तेमाल करना है उस भूमि का, हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके साथ साथ इन डेवलपमेंटल और बेसिक सर्विसेज के साथ साथ ये रेगुलेटरी फंक्शंस भी है। रेगुलेटरी फंक्शंस का क्या मतलब हुआ कि ये एक रेगुलेटर भी है। रेगुलेटर का क्या मतलब हो गया? नियामक जिसको कहते हैं, है ना। जैसे कि आरबीआई क्या हो गया? एक रेगुलेटरी बॉडी, किसको रेगुलेट करता है आरबीआई? हाँ, बैंकिंग सर्विसेज। सेबी हो गया, वो रेगुलेटरी बॉडी हो गया। इरडाई आप लोग पढ़े हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक रेगुलेशन भी, मतलब रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब कि कुछ रेगुलेशंस भी जो है ये क्या करते हैं, ये फ्रेम करते हैं। जैसे किस तरह से? तो जैसे ट्रेड्स एंड बिजनेसेस, ये जो व्यापार वगैरह जो आपका ये लगता है, ये एग्जीबिशन आप देखते होंगे लोग, ट्रेड फेयर वगैरह, इसका लाइसेंस जो है ये देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशन, बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या है? तो क्योंकि अर्बन प्लानिंग जो है ये क्या है, इन्हीं के ये अंतर्गत आ रहा है। इस तरह से ये फंक्शंस हो गए। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है ना ये बॉडी जो होता है, क्योंकि जब सेल्फ गवर्नमेंट में ये, और ये 92 के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अपने को प्रूफ भी किया कि एक मतलब एक सेंस ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कि पहले ये भी क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप धीरे धीरे जब शक्तियां और ये जब दे दीजिएगा इन लोगों को, तो पता नहीं इनकी भूमिका कैसी होगी, या ये लोग सक्षम भी होंगे कि नहीं प्रशासनिक क्षमता में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया
कि जो म्यूनिसपैलिटीज हैं या फिर आपका इवन पंचायत, ये एक एक पंचायत आप देखिएगा कि उसको बहुत अपने ही स्तर पे काफी उसको डेवलप करके लोग ले, तो ये माना गया कि ये काफी जो है ये मतलब बेहतर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसके लिए। लेकिन इसमें दोनों तरह की बातें हैं, जैसे कुछ लोग जो है यही डिसेंट्रलाइजेशन जाके एक सेंट्रलाइजेशन में भी कन्वर्ट हो गया। जैसे पंचायत स्तर पे आप देखिएगा तो कुछ खास परिवार हैं, वही लोग प्रधान, मुखिया या सरपंच या इस तरह के पद में जो है ये पाएगा। तो अब उसमें भी गवर्नमेंट क्या की कि रिजर्वेशन ऑफ सीट, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि चुन के आना है, तो उसमें क्या है कि पॉलिटिक्स है, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी इंटरेस्ट होने लगा। हालांकि वो लोग खुल के नहीं आते हैं कि ये मेरी पार्टी का जो है ये कैंडिडेट है, लेकिन कहीं ना कहीं साइडों में उनका एक क्या होता है, एक सपोर्ट रहता है। तो ये भी एक आया कि जब वही उसी से बचना था भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब कि लोगों को हम लोग शक्ति दे रहे हैं, लोगों को इंपावर कर रहे हैं, और फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन जाके कुछ खास लोगों तक सीमित हो जाए सेंट्रलाइजेशन, तो ये तो क्या हो जाएगा, फिर से करप्शन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तरह का जिसको कहते हैं ना कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस जो है ये मिला। लेकिन ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में देखिएगा तो ये जो लोकल बॉडीज हैं ये काफी जो है ये बेहतर भूमिका में, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी वो बढ़ा है इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अब आइए डेफिनेशन इसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है, ये एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लार्जर अर्बन एरियाज, often cities with a high degree of urbanization and complexity in governance. They have greater powers and responsibilities compared to municipalities. जैसे कि हम ये आपको बताएं, इनकी शक्तियां जो होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब पावर यहाँ पे ज्यादा होगा तो पॉलिटिक्स तो पीछे पीछे आएगा ही। जहां पावर है और जहां पैसा है तो फॉलो क्या करेगा, पॉलिटिक्स, एंड वाइसे वर्सा, जहां पॉलिटिक्स है वहां, तो इसलिए क्योंकि इनके पास ग्रेटर पावर है, तो जो पॉलिटिकल क्लास के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट क्या बढ़ा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन निकाय में, इन बॉडीज में ये बढ़ा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जैसे इसमें देखिए मेयर, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलेक्टेड ईदर डायरेक्टली by the people or indirectly by the elected representatives of the corporation. फिर कॉर्पोरेटर या काउंसलर कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ये डिफरेंट, नॉर्मली आपको बेंगलोर में, ये आपका मुंबई में, इस तरह के जो आपके बड़े सिटीज हैं वहां पे ये जो है, और ये अगेन वेरी पावरफुल जो है ये और इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। हाँ हाँ है, यहाँ भी बिल्कुल होता है। यहाँ डायरेक्ट लोग वोट करते हैं उनको। हाँ सर, यहाँ डायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्ट आप किसको चुन रहे हैं, तो इधर डायरेक्टली, अच्छा कई जगह जो है जैसे कि जो आपका जिला परिषद का जैसे कि चेयरमैन, तो वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली, है ना। फिर आगे आपका अपॉइंटेड ऑफिशियल, तो म्युनिसिपल कमिश्नर, तो जिसमें फिर वही हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो हैं वो अधिकारी हैं, एडिशनल ऑफिशियल, वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ईच मैनेज्ड बाय अपॉइंटेड ऑफिशियल। ठीक है, ये आपके हो गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, हाँ ये हो गया आपके फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इसेंशियल सर्विसेज, जैसे ये वाटर सप्लाई एंड सीवेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स, ब्रिजेज एंड एक्सेट्रा, ये कोई सर्टेन कैपेसिटी तक इन लोगों के पास ये फंक्शंस होते हैं। अर्बन प्लानिंग, जैसे इसमें जोनिंग रेगुलेशन, इसके अलावा जो हो गया आपका ये लैंड कैसे उसको प्लान करना है, अर्बन रिन्यूएबल एंड रीडेवलपमेंट जो है, तो ये कौन, जैसे कि कोई आपका जोन, जैसे मान लीजिए कि एक, हाँ कुछ है, हाँ वार्ड नहीं, जैसे आप ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, अब इसको जैसे कि वो डिफाइन कैसे किया कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है, तो अब यहाँ पे किसी को अगर फैक्ट्री ये डालना है तो ये उसको नहीं अलॉट करेगा।
ठीक है ना। तो वो एक तरह से बिल्कुल फिनेंशियल फंक्शंस भी इनको दिया गया, क्योंकि फिनांस इज ए ब्लड ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोला ही जाता है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को दैट इट इज ए ब्लड। ब्लड का क्या है कि आपकी चमक जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, और बॉडी को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। यहाँ भी ये एडमिनिस्ट्रेशन को सब पावर आपको दे दिया जाए, बस फिनेंशियल पावर जो है वो छीन लिया जाए, है ना। ठीक वैसे ही कि फिनेंशियल पावर दे दिया जाए, और जैसे ही फिनेंशियल पावर आपको मिलेगा फिर आप किस पावर के बारे में जाइएगा, शक्ति। शक्ति मतलब कौन सी शक्ति, पुलिस वाला, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है वैसे है? हाँ वही सिक्योरिटी। जैसे कि आप देखिएगा कि आए दिन ऐसे जो स्टेट्स हैं जहां असेंबलीज हैं और वहां पे उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनको नहीं दिया जाता है। जैसे कि स्टेट में क्या है कि स्टेट बिहार पुलिस अलग हो गई, बंगाल पुलिस अलग हो गई, छत्तीसगढ़ यूपी पुलिस अलग हो गई, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, हाँ ये फोर्सेस। फिनेंशियल ऑटोनॉमी है ही है, इसीलिए स्टेट जो होते हैं अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में वो क्या होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, एनसीटी दिल्ली जो है, वहां क्या है, पुलिस क्या है, दिल्ली पुलिस, वो किसके अंदर में है, सेंटर के गवर्नमेंट में, है ना। तब उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां के जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है, तो जब तक ये पावर जब आएगा तो फिनेंशियल पावर के बाद से आप कहाँ जाएंगे, वहां पे फिर, और जब आप पावरफुल होंगे तो फिर मिलिट्री पावर। समझ में आई बात। तो ये जो है एक ऐसे ही आपका, तो अब मान लीजिए कि फिनेंशियल फंक्शंस हैं ताकि वो अपने ऑटोनॉमी में अब कैसे ये कर सकता है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स और चार्जेज और ग्रांट्स लगा के बजट प्रिपरेशन कर सकता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर सोशल फंक्शंस भी हैं जैसे एजुकेशन और पब्लिक लाइब्रेरीज, ये इन्हीं के अंतर्गत जो है ये चीजें आती हैं। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, पार्क्स जो आप लोग देखते हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, जो भी पार्क वहां पे बोर्ड आप देखिएगा नगर निगम का जो है ये लगा रहता है। तो ये जो चीजें है ना, यही रिसेप्टार्स है। मतलब आप जब घूम भी रहे हैं तो वहां पे प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स। जैसे वहां देखे तो यहाँ तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई यहाँ बिहार सरकार का जो है या भारत सरकार का हम बोर्ड क्यों नहीं देखें, यहाँ जो हम देख रहे हैं किसका, ये नगर निगम क्यों किया जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो किसके अंदर आ जाएगा, ये इनके टेरिटोरी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था जो पंचायती राज सिस्टम में पढ़े थे, प्राइमरली अप्लाइज टू रूरल लोकल बॉडीज। यही जो पंचायती राज सिस्टम था, बट establishes the framework for local self government, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या, ये फोकसेस ऑन अर्बन लोकल बॉडीज, प्रोवाइडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, यही। तो अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 74 से म्युनिसिपैलिटीज को मिला और 73rd से पंचायत को मिला, रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन local bodies. Mandate for municipalities and municipal corporation. State legislation. Each state in India has its own municipal act or corporation act that governs the formation, structure, powers and functions of municipalities and municipal corporation. These laws vary across states but follow the broad guidelines set by 34. ठीक है, हर स्टेट का अपना एक एक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो कर रहा है। एट द सेम टाइम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी ये दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना पावर, फॉर्मेशन, फंक्शंस कहां से डिराइव करते हैं, तो ये डिराइव करते हैं म्युनिसिपल एक्ट और कॉर्पोरेशन एक्ट, यहां से डिराइव करेंगे एट द सेम टाइम फ्रॉम 74th अमेंडमेंट एक्ट 1990। चलिए, क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं या सुधार की कहां गुंजाइश है।
तो पहला तो यही चैलेंज हो गया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि इवन दो दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लेकिन वेरी लिमिटेड जो है, ये क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, तो स्टेट का ग्रांट्स है, इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन, नीड फॉर बेटर फिस्कल मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जो है ये जैसे कि टैक्स आप ले रहे हैं, तो अब आप ट्रेड फेयर से आप टैक्स ले रहे हैं, टोल टाइप जो है, या कई जगह जैसे आप मुंबई में जाइएगा वहां तो एक चलता है ऑक्ट्राई ड्यूटी टाइप होता है ना, जैसे कि कोई गाड़ी अगर बाहर से अगर कोई लॉरी एंट्री करे तो ऑक्ट्राई जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वही ये करता है। तो अब ऑक्ट्राई ड्यूटी, तो इसमें क्या है कि लिमिटेड स्कोप है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा जो है इससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग डिपेंड रहते हैं किस पे, स्टेट ग्रांट्स पे। नीड फॉर बेटर फिजिकल मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, urban planning issues, managing rapid urbanization, ensuring sustainable development, addressing issues related to slums and informal settlement। ये जो है इस तरह की जो है इश्यूज जो है, क्योंकि इसमें केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं रह सकता है। ठीक है, जब आपको अर्बन प्लानिंग करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो है उसका भी एक रोल काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। गवर्नेंस चैलेंजेस, जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये काफी जो है ये जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ म्युनिसिपल स्टाफ एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसके बाद भी इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किसके, स्टाफिंग की, क्योंकि या तो कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए जैसे कि आप देखिएगा तो जो चेयरपर्सन जो होते हैं, जैसे अगर जिला परिषद के लेवल पे ओवरबर्डन जिसको कहते हैं, या जो जिला परिषद के सदस्य हो गए, मतलब कि इनके ऊपर ही बहुत ज्यादा निर्भरता, और जिस तरह से आप डेंसिटी देख रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और ज्यादा जरूरत जो है लोगों की ये इसमें रहती है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस डिजिटल सर्विसेज जो है, ये डिजिटल सर्विसेज जो आया तो ये चेंजेस जो है काफी में देखने को मिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये बहुत जरूरी है आज के दिन, आज के परिवेश में। जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, जिस तरह से आप वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया में, तो बिना सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के कोई एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकता। और सोसाइटी कब इन्वॉल्व होगी या कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा जब वो क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे आपके रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में उनमें अवेयरनेस होगा, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं स्कीम्स होती हैं इसके बारे में जन जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक ये लोग का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि यहीं पास में अगर कोई सड़क जो है उसका निर्माण करना है, और चौराहे पे जैसे ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, एक डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, और टोटल प्रोजेक्ट कितना इसमें जो है फंड्स लगा, कितने नंबर ऑफ जो है ये इसमें मान लीजिए वर्कर जो है ये पार्टिसिपेट किए, कितनी इनको सैलरी वेजेज रिम्यूनरेशन दिया गया, कहाँ जो कॉस्ट आप ले आए, जितना रॉ मटेरियल, ये सब अगर पब्लिक को आप अगर एक बोर्ड पे और कहाँ चौराहे पर अगर आप ये दिखा रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि भाई देख लो ट्रांसपेरेंसी, जिसको जो इंफॉर्मेशन लेना आप ले सकते हैं। तो जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी आपका जो, हाँ विश्वास भी होगा, और जो प्रशासन है, और क्योंकि उसका एक स्टेक होल्डर कौन है, वो लोग भी होते हैं, तो ये जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही आपका प्रशासन जो है वो सशक्त होगा। जैसे हम आपको बोले कि 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी हम लोग का होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोल जो होता है ना गवर्नमेंट का वो चेंज होता है। जैसे स्टार्ट में क्या था, एक शासक के तौर पे, क्योंकि साक्षरता उतनी नहीं थी, धीरे धीरे शासक से वो लोग क्या हो गए, सहयोगी के तौर पे, और आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की सर्वेंट जिसको बोलते हैं, कि हम लोग क्या है कि दैट पीपल आर सेइंग दैट वी आर द मास्टर्स एंड यू आर द सर्वेंट्स, कि आप लोग क्या है सेवक की भूमिका में, जैसे कि ये तभी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको ये लाया गया। अब और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वी आर मेयर फैसिलिटेटर, भाई ना हम लोग सेवक है ना हम लोग जो है ये, हम लोग क्या आपको एक इन्वायरमेंट दे देंगे। अब इसमें क्या है कि आपको जो है अपने, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोग देख रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पहले होता था, जैसे कि एक बैंक अकाउंट भी अगर आपको खुलवाना है तो ये क्या होता है, दिन पूरे दिन का एक जो है
मतलब एक दिन नहीं, कुछ दिन का ये काम हो जाता था, जब तक बैंक अकाउंट और पासबुक आपके हाथ में नहीं है। अब तो पासबुक तो कोई देखता भी नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे ये चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज किया। तो ये जो चीजें हैं कि इसको मिनिमाइज हम करेंगे तो इफेक्टिव हमारा क्या होगा, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ेगी। एक एक व्यक्ति को क्या होगा कि सारा जैसे सब जानकारी जो है मतलब जो पब्लिक डोमेन में दिया जा सके, जहाँ सिक्रेसी और ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल है उनको छोड़ के और रेस्ट ऑफ थिंग्स सबको अगर ट्रांसपेरेंट हम कर दें तो इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है और इफेक्टिव। लेकिन इसके लिए क्या होगा, धीरे धीरे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फेजेस में होगा, एक दिन में ये नहीं इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जब तक जनता भी आपकी जो है उतनी लिटरेट अगर नहीं होगी तो ये नहीं, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है वो आसान कर देगा। हाँ ये भी एक है, दोनों पक्ष है भाई, कौन बताना चाहेगा, आप खुद सोचिए ना, हम क्यों एक जो है? नहीं बता करके बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो हो जाता जनता को सर, ये सब काम होने वाला अगर पालिका के अंतर्गत आता है, लाइब्रेरी को खुलवाना, तो ये नहीं पता कि पालिका के अंतर्गत। हाँ जान गए, अब जाके पूछिए, कहिए, बिल्कुल खुलवाइए कितना। अब ये डिमांड लोगों में होना चाहिए। जैसे एक एक आपको हम बता दें, जैसे कि आप ये जो वेस्ट एशिया जो है या सेंट्रल मिडिल ईस्ट में किसी टाइम पे सिटी लाइफ जो आपका बगदाद जिसको कहते हैं ना, उसमें मोर देन 36 मतलब कि 50 के ऊपर जो है ये लाइब्रेरी होती है, मतलब पब्लिक जो है डिबेट होता था लाइब्रेरी, इतना ज्यादा जाता है। और आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाई लिखाई तो एकदम दूर की बात हो गई। हाँ तो अब कहने का ये मतलब है कि अब इस तरह का पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में तो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कल होके कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये कहे कि इतनी लाइब्रेरी जो है आपके शहर में खुलवाएंगे, आई डाउट कि उसको 10 वोट भी आने वाला है। वो लोग ये कहेंगे कि भाई आप जो है रोजगार बताइए, नौकरी बताइए, सड़क कितना बनवाएंगे, बिजली कितना बनवाएंगे। वो ये कह दे कि अगर हम इतनी लाइब्रेरियां खुलवा रहे हैं तो शायद ही उसको लोग भी वोट करें, लाइब्रेरी पढ़ के क्या कर लेगा लोग, आई बात समझ में। तो ये अवेयरनेस, ये डिमांड कहाँ से होना चाहिए, ये लोगों के तरफ से होना चाहिए। जैसे कि जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, आप लोगों को बताए भी थे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसीज हैं, दीज आर द बेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। समझ में आ रही है बात, कि इससे बेहतर कोई राजनीतिक घोषणा पत्र हो ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है कि ये जो जो इनमें जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी, तो हम पब्लिक लाइब्रेरी ज्यादा खुलवाएंगे, जो पार्टी है उसको जो जनता क्या करे, वोट करे। तो आपका क्या डिमांड होता है अपने पॉलिटिकल क्लास से, ठीक है, ये तो एक पक्ष हो गया। ये लोग भी क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो लोगों का डिमांड क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिएगा या ये, आप अपना जब तक डिमांड बढ़ाएंगे नहीं, इनके ऊपर क्या होगा, दबाव नहीं बनेगा, दबाव नहीं बनेगा तो स्टेट से ये फंड्स ग्रांट्स। जैसे आपको बताया था ना बजट कैसे होता है, गवर्नमेंट कहती है कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए हम एक्सपेंडिचर है, इन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए ये क्या हमारे टैक्सेस हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, टेबल पे होता है, मतलब कि हाउस में प्रेजेंट किया जाता है बजट को। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच देती हैं, एक एक चीज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही इस स्तर पर भी जो स्थानीय निकाय है, इस स्तर पर भी क्या है, वो पारदर्शिता, वित्तीय पारदर्शिता जो है वो होनी चाहिए, और होती भी है बहुत हद तक। तो क्या है, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस प्ले ए क्रूशियल रोल इन अर्बन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड चैलेंजेस इज एसेंशियल। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा। हाँ, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 74 पक्का? यस सर। 74th की 73rd? 74 पक्का? क्योंकि 73rd क्या था, पंचायत के लिए। प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोकल बॉडीज including municipalities and municipal corporations. It mandates the creation of
अर्बन लोकल बॉडीज, देयर स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन। चलिए जी सर। द नगर पंचायत इज डिजाइन फॉर विच टाइप ऑफ अर्बन एरिया। जैसे कि आप लोगों को बताए भी थे, क्या होना चाहिए कि एक ट्रांजिशनल वो होना चाहिए ना, एरियाज फ्रॉम रूरल टू अर्बन। Transitional areas that are moving from rural to urban status. It acts as an intermediate level of governance between rural and urban body. तो ये जो 3 tier जो समझाया गया था उसमें क्या है, जैसे इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जो है गया आपका बी। Municipal Commissioner is the Chief Executive Commissioner and the Administrative Head of Municipal Corporation. He or she is responsible for implementing the decisions of the corporation and overseeing daily administration. ठीक है, अब वही व्यक्ति जो है सीईओ भी हो गया, जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि कैसे सीईओ, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे जो म्युनिसिपल कमिश्नर हो गया वो भी आप नियुक्त हो सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है कि एक पोस्ट जो प्रेसिडेंट चेयरमैन का है जो इलेक्टेड बॉडी है, एक दूसरा पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके एक पोस्ट जो आप क्रिएट कर दिए, अब उसमें कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का अगर एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति जो है उस पद को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। या ऐसा भी व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए जिसको लोक प्रशासन, लोक नीति या एकेडमिक फ्रेटर्निटी का है उसको भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मतलब वो निकाय कैसे उसको ये करना। जैसे अभी आप लोग देखिए ना कि जो यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम होता है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, 3 चरणों में। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो जाए, मतलब ये कोई आप समझिए कि 1000 के करीब हो जाए, 1000 तो होगा नहीं, मतलब फिर भी 2000 या 2500 इस तरह से, तो ये जो 3 चरणों में एग्जाम हो रहा है इसको कम कर दिया जाएगा कि 1 चरण में एग्जाम होगा और 1 साक्षात्कार, और कम हो जाए तो केवल इंटरव्यू के द्वारा। हाँ, खैर इसको मॉडर्न वर्ल्ड में खासकर आजकल के दौर में इसको ये क्या बोला जाता है, स्वप्न की दुनिया है। हाँ, भारत जैसे देश में ये तो भूल जाइए, क्योंकि मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप रैंडमली अगर यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए कोई बहुत ऑकवर्ड चॉइस, ऑकवर्ड चॉइस का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीटेक हो, मतलब इंजीनियरिंग में मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी आप नॉर्मल उसमें ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत लिटरेचर, आप ये काफी एक ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन हुआ नॉर्मली। और ऐसा अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई हम एक ऐसा अपॉइंटमेंट को करना चाह रहे हैं कि जो लोग बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो और मास्टर्स किए हो संस्कृत लिटरेचर में, और आई एम क्वाइट श्योर कि आप देखिएगा कम से कम 500-1000 लोग आपको जरूर मिल जाए। समझ में आ रहा है बात आप लोग को कि उसको कुछ एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना, बस उसकी क्वालिफिकेशन यही हो, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर। आप देखिए कितने 500 से 1000 आपके पास फोन कैसे आ जाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इतना बड़ा सैंपल साइज और आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी है कि हर तरह का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? हाउ आर द मेयर एंड कॉर्पोरेशन members of municipal corporations generally elected? ध्यान से पढ़िएगा, हिंट यही दिया। मेयर अपॉइंट होते हैं। जनरली यहाँ पे शब्द है, ठीक है ना, इसीलिए इन मोस्ट केसेस द मेयर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो काउंसलर होते हैं कॉर्पोरेटर वही करते हैं ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। चलिए
पक्का? चलिए, जब 110% है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट टिपिकली विद इन द परव्यू ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. देयर प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड, इसको नोट कर लीजिए, अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर अर्बन सर्विसेज. वैसे आप लोग को ये ध्यान में होगा भी बहुत हद तक. हम्म, 110% कैसे होगा? 100% और 200%, 110%. 110% का क्या मतलब, रैशनल क्या है? जैसे कई बार लोग नहीं कहते हैं कि 100% से ज्यादा, मतलब और ज्यादा. तो जैसे कि एक बोतल है, उसमें 100% पानी आप फिल कर दिए, तो और 10% कैसे भरिएगा? या 200% जो है, तो कैसे आप दो उसको भरिएगा? इसीलिए परसेंटेज 100 से ज्यादा का मतलब हुआ वो संभव ही नहीं. हाँ, तो वही 110%, 200%, ये सब क्या? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि एक बोतल है, उसमें 100% आप फिल कर दिए, अब उसमें 110% कैसे फिल कीजिए? 200%. चलिए, the 74th Amendment Act introduced which concept to enhance urban local government? ये तो बता ही दिए थे थोड़ी देर पहले. क्या होगा? यही है. Concept of metropolitan planning committees to ensure coordinated planning and development in metropolitan area. एक बार फिर से पढ़ लीजिए. Enhance urban local governance. जब अर्बन लोकल गवर्नेंस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अब बॉम्बे है तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज जो है, ये पूछा है यूपीएससी का क्वेश्चन. ये कंफर्म. अब 110% बताइए. हाँ, हम तो बोल ही रहे थे, गवर्नर कोई बोल रहा था धीरे से, आप बोल रहे थे द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, आप बोल रहे थे, वहां से आवाज यहाँ तक आ गई. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज द पावर टू डिसॉल्व द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ऑड होता है तो अच्छा, ये दोनों तो होंगे नहीं. स्टेट लेजिस्लेचर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन केस ऑफ किस में? एग्जीक्यूटिव बॉडी की वजह से. अब वो कोई एक्ट कानून बनाना होगा ना, तो वो स्टेट कर सकता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें कोई भी नोटिफिकेशन करके, इसको नोट ही कर लीजिए आप लोग, बेहतर यही रहेगा. क्योंकि इसका पर्पस यही है ना कि क्वेश्चन से कवर करना. इफ देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, वर्ड ध्यान दीजिएगा, और इफ द कॉर्पोरेशन इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ. अब चूंकि ये भांग कर दे रहा है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता ही है उस स्टेट का, एग्जीक्यूटिव हेड भी है. और आपको हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर हटाना है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही. हाँ, लॉ बना दिए तो लॉ तो एक अलग चीज हो गया. समझ में आ रही है बात? जैसे अगर आप कोई विधि का निर्माण कर रहे हैं तो वो तो आपका लेजिस्लेचर कर ही रहा है, लेकिन जैसे अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन, कोई गजट, तो ये कब इशू, कौन इशू करेगा? एग्जीक्यूटिव है. जैसे आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में पढ़े क्या कि जितने निर्णय लिए जाते हैं किसके नाम से? राष्ट्रपति.
इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव बनिए थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। कहाँ चले गए वहां पे? हैं? फीवर है तो फैन ऑफ कर दीजिए उधर। नहीं नहीं, वही पीछे ही स्विच होगा। अब नहीं आ रहा है, आवाज तो आई रही होगी, दिखाई नहीं। नहीं नहीं तो क्या रखे। तब तो अगर वैसा हो तो कम कर दीजिए इसको, ठीक है। Which of the following types of municipalities is primarily for larger urban areas? हैं? Municipal corporation. ठीक। The municipal corporation is established for larger urban areas with significant population and administrative needs, unlike Nagar Panchayats and municipal council, which cater to smaller or transitional urban areas. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। State government grants. State government grants. What is the primary source of revenue for municipalities? State government grants. पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ? क्या होगा? 110% आ गया आपका फिर से। पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी सोर्स। और वो आप क्या पढ़ रहे थे कि रिफॉर्म्स और क्रिटिसिज्म में या चुनौतियां क्या है कि दे आर हार्डली डिपेंडेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेट ग्रांट इवन दो दे आर हैविंग रेवेन्यू जनरेशन अथॉरिटी। तो रेवेन्यू तो प्राइमरी सोर्स तो है ही है, वहीं से आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये कम है। तो ज्यादा किस पर निर्भर रहते हैं? स्टेट ग्रांट्स, स्टेट का फंड आएगा तब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट में आते हैं। तो प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? such as property tax and the charges, primary sources of revenue. और पढ़िए, although they also receive grants from the state and central government, यद्यपि वे स्वीकार करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, है ना। इस ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, प्राइमरी सोर्स है। हाँ, फिर इनका 110% सही है। जो भी दे एबीसीडी, क्या करना है, इसी को मिक्स कर दीजिए आप एबीसीडी। क्वेश्चंस पढ़िए पहले कि वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसमें कोई। हाँ, अगर ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तब आपका ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही है ना, क्योंकि तीनों जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन प्राइमरी सोर्स हमारा ये है। और जो हम लोग चैलेंजेस रिफॉर्म्स में क्या पढ़े थे, ये चुनौतियां जो, मतलब कि आपको ये कहने का मेरा जो पर्पस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये देखने में जो है बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो वो गलत हो जाता है। और ये सब क्वेश्चंस अगर गलत हो रहा है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब इसमें फट से ऐसे ही आसानी से मार्क्स मिल जाता है।
क्वेश्चन फिर पढ़िए आप लोग, गवर्नर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, द पावर टू लेगिस्लेट। लेगिस्लेट का क्या मतलब हो गया? लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस का मतलब कि विधि का निर्माण करना है। तो इसमें जो जो एग्जीक्यूटिव होगा, गवर्नर जो आप कह रहे हैं, गवर्नर का काम होता है कानून बनाना, इसलिए ये ऑप्शन तो सही हट जाए। हाँ, अब आपका संदेह कहां हो सकता है? द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये दोनों कानून बना सकते हैं। अब आइए, उतना दूर नहीं जाएगा, दिल्ली दूर है, नहीं? ठीक है। State legislature has primary power to legislate on local government matters, including administration of municipalities and municipal commissioner. है? क्या हुआ आपके 110% का? पीपुल आर ईगरली वेटिंग फॉर योर 110%। सब लोग आपके 110% का इंतजार कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर कंफर्म? स्टेट गवर्नमेंट जो है वही अपॉइंट करती है। चलिए ये बताइए, Which committee is responsible for reviewing and recommending financial position of? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई? फाइनेंस कमीशन आप बोल रहे हैं? बहुत दूर हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन तो हटा के उसको नीति आयोग बना दिया। तो बी को हटाई दिए, ए को हटाई दिए, अब सी और डी में बचा है सी। यही तो है एलोकेशन। पहले पढ़ ही नहीं रहे आप लोग, क्वेश्चन एकदम ए बी सी डी। आप सही में जानते थे कि तुक्का लगाया? हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अब इसमें कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको रिव्यू और रिकमेंड कौन करता है? हाँ, तो नहीं, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन उसके पीछे पूछ रहे हैं। is responsible for reviewing and recommending the financial distribution grants to urban local bodies including municipalities। अब आप बताइए कि आपको बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये ग्रांट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी ग्रांट लेता है। अब समझ में आया? सीधे एक सिरे से खारिज कर देना, नहीं ये है वो नहीं, ध्यान पूर्वक उसको। ये बताइए, ये जो है नगर पालिका लोग सब तो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है। स्टेट के जैसे सब्जेक्ट से नहीं है, उससे संबंधित नहीं, उसके सब्जेक्ट में नहीं आता। पहले इस चीज को समझिए, उससे संबंधित जो भी विधि का निर्माण करना है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कर सकता है। लेकिन इससे जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होता है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हाँ
खैर, तो अब समझिए कि फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या कर रहा है, आप ऐसे समझिए, फंड्स दे रहा है कि नहीं पंचायत उसको डेवलपमेंट के लिए। तो ये सेंटर से भी, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है, तो इस पे स्टेट ग्रांट्स जो है इस पे भी ये लोग रहते हैं और सेंट्रल, तो उसको रिव्यू करने का ये जो अधिकार है। क्या हो गया, किस बात को लेके इतना नहीं, वो आप लोग कह रहे थे ना इसके वजह से कि जैसे कि ये बोले थे इनको खारिज कर दिया, फिर प्लानिंग कमीशन होगा ही नहीं, तो जब ये नहीं है, बी नहीं है, तो सी और डी में आंसर है, और सी और डी में आप पूरा दिमाग लगा रहे हैं लोग कि नहीं यही आंसर है। तो कैसे क्वेश्चन, मतलब दैट इज हाउ, जो क्वेश्चन जो बनाने वाला है ना वो इसी मतलब माइंडसेट को वो स्टडी करता है कि एक जनरल विल क्या होगा। सामान्य आदमी जो है कोई पहली बार देखेगा ये इसको हटाए, सबसे पहले इसी ऑप्शन को हटाए। आई बात समझ में? इसी तरह के जब ये प्रैक्टिस आप लोग पहले कर लीजिएगा ना एग्जाम के पहले, तो वहां आसान हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला जो है ना उसको इतना फुर्सत नहीं होगा, आप एग्जाम में भी 2 घंटा जो है कैसे वो निकल जाएगा, क्योंकि और भी उसमें बहुत सारी विधियां होती हैं, सर यहाँ साइन कर दीजिए, ये रोल नंबर है, ये रोल कोड है, कई तरह का जो होता है पेज, उसमें टाइम जाता है। इतना बढ़िया वहाँ क्लासरूम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए, नॉर्मली वो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। हाँ, कहीं बेंच जो है उस पर आप OMR शीट कलर कर रहे हैं, उस पर ये खराब है, कहीं पंखा नहीं चल रहा है, कहीं बारिश हो रहा है, कहीं लेट आए लोग, ये सब बहुत सारी चीजें, इस सबको फैक्टरिंग करते हुए अगर उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो। हाँ, ये बताइए पक्का? चलिए, जब 110% है तो मान लिया जाए, ठीक है। ये बताइए, हाँ 243Q are detailed in Article 243Q of the Indian Constitution as, ठीक है। ये बताइए, नोट कर लेते 243Q के बारे में लिख ही लीजिए लोग ना, सबसे बेहतर है। लिखिए 243Q। According to Article 243Q, there shall be constituted, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, there shall be constituted in every state, in every state, ABCD करके लिखिएगा, ए नगर पंचायत, ए नगर पंचायत, ब्रैकेट में लिखिएगा by whatever name called, for transitional area, for transitional area, that is to say, that is to say an area, an area in a transition from rural areas to urban areas, from rural areas to and urban areas। बी ऑप्शन उसमें लिखे, मतलब ए बी करके, ए म्युनिसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया। तीसरा लिखिए सी,
a municipal corporation for a larger urban area. A municipal council for a smaller urban area and a municipal corporation for a larger urban area. हाँ, लार्जर अर्बन एरिया। तीन तरह के हो गए उसमें, ये 243 क्यू के अंतर्गत जो आपको बताया गया है, ठीक है। अब लिखिए उसी में, द गवर्नर may having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area, and such other factors as he may deem fit by public notification specify to be an industrial township. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ए ट्रांजिशनल एरिया, ए स्मॉलर अर्बन एरिया और ए लार्जर अर्बन एरिया मीन्स सच एरिया मतलब हो गया ऐसे एरिया, एज द गवर्नर में हैविंग रिगार्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। अंडरलाइन कीजिए इसको, क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, देयर इन द रेवेन्यू जनरेटेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purpose। छूट गया क्या? कहाँ छूट गया? एज ही मे डीम फिट लिखे ही हैं,
may deem fit, DEEM, fit, specify by public notification for the purposes. तो किसके पास ये अल्टीमेटली अथॉरिटी आ गई? गवर्नर के पास। और गवर्नर कैसे? पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत जो इशू करेगा। और क्या उसके पीछे आधार होगा? पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, डेंसिटी ऑफ द एरिया, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं, और क्या है उसके पास, रेवेन्यू कितना जो है वो जनरेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई छोटा ही अगर है म्युनिसिपैलिटीज, रेवेन्यू जनरेशन उसका इतना हो जाए जैसे इंडस्ट्रियल एरिया कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इक्विवेलेंट, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है धीरे धीरे, या पॉपुलेशन भी अगर बढ़ रहा है तो वो उसको दे सकता है दर्जा। ये है what is the main function of the state election commission in the context of, बोलो जी बताओ। B, conducting elections for municipal bodies. Yes, sir. सही है, 110%. Next, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू रिक्रूट एंड मैनेज म्युनिसिपल स्टाफ है, कौन सा, कौन सा बताइए? ए तो है, सब लग रहा है, ऑल द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं है। ए लास्ट आखिरी बार पूछ, आपका ए है और किसका बी है? बी। ए बी सी डी तो 4, तो किसी का तो सही होगा ना। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। Recruiting and managing municipal staff, ensuring that personnel to recruit and manage municipal staff. चलिए आइए, बोलो जी, अब बताओ क्या लग रहा है, बाद में नहीं बोलना है, अभी बोलना है। हाँ, क्या आंसर होगा? हैं? सही में? इसको नोट भी कर लीजिए। वार्ड कमिटीज टू एंश्योर बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड एड्रेस लोकल इश्यूज फॉर इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली विद इन म्युनिसिपल एरिया। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ तो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अधिकार है। ये फिर से पीछे आ जाएंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। इससे क्वेश्चंस वार्ड कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज, क्वेश्चंस जो है वो रह रहा है और रहना ही है, क्योंकि आपके यहाँ एक्सक्लूसिव सिलेबस देखिएगा तो पंचायती राज सिस्टम जो है ना एक अलग से दिया गया, इसलिए हो ही नहीं सकता कि पॉलिटी का क्वेश्चन पूछे बीपीएससी में आपके यहाँ और पंचायत से क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे? एक्सक्लूसिव वो चैप्टर दिया ही गया है। एक्सीडिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? मिलियन, बिलियन, जैसे कि 1000 का 1000 वो मिलियन हो गया, उसका 1000 कर दीजिए तो बिलियन,
उसका 1000 ट्रिलियन है ना, 3 जीरो बढ़ाते जाइए। तो इससे ज्यादा अगर 10 लाख से बढ़ेगा तो कौन? पक्का? हाँ सर। सही है, 110%। हम तो देखे ही हैं। Which of the following is not a function typically assigned to डिफेंस 110%। पढ़ लिए सब? हाँ सर। डिफेंस नहीं होता है? नहीं होता है। पक्का? हाँ सर। नहीं होगा। Defense is not a function typically assigned to municipal councils. They are responsible for functions like public health, street lighting, and road maintenance within their jurisdictions. ठीक है? ये बोलिए। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? बी। कंफर्म? ये बताए भी थे अभी आप। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर जो है। कोई क्वेश्चन अभी तक? क्वेश्चन सब क्या, इतना क्वेश्चन हो ही गया। इसमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर को पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है क्लास जो है उसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसको कवर कर देंगे। क्या इसमें 2-4 क्वेश्चन? इसमें नहीं है। हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई ये अर्बन लोकल बॉडीज जो हो गया क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, नॉर्मली ये इस तरह से 10 लाख के ऊपर होगा तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा। ये गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविजंस जो है ये दोनों। नहीं, बातचीत नहीं कीजिए। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और फिर स्ट्रक्चर क्या हो गया? तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स आपके ये हो गए। ठीक है, इसके बाद से आपके क्या हो गए? जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये फंक्शंस हो गया। तो पहले बेसिक सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, फिर डेवलपमेंटल फंक्शंस और रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब कि जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया, इसमें डेफिनेशन आपका ये हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का। established larger urban areas often cities with a higher degree of urbanization. स्ट्रक्चर ये आपका हो गया, इसमें मेयर और काउंसलर हो गए। फिर अपॉइंटेड ऑफिशियल्स में म्युनिसिपल कमिश्नर और फिर फंक्शंस हो गए आपके ये इसेंशियल सर्विसेज ये आपके हो गए। और अर्बन प्लानिंग में आपका जोनिंग रेगुलेशंस और अर्बन रिन्यूअल और रिडेवलपमेंट। फाइनेंशियल फंक्शंस जो है इनको दिए गए हैं, और एजुकेशन और पब्लिक लाइब्रेरीज। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो अब इसमें जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रूरल एरिया आपका ये लोकल बॉडीज इसको लाया गया, और 74th में अर्बन। चैलेंजेस क्या है? जैसे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो डिपेंडेंस ऑन स्टेट ग्रांट्स एंड इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन, नीड फॉर बेटर फिस्कल मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। अर्बन प्लानिंग इश्यूज में क्या हो गए? तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटिंग टू स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट, गवर्नेंस चैलेंजेज और रिसेंट रिफॉर्म जो इसमें। कंक्लूजन आपका ये क्या है? तो ये दोनों क्या हो गए? अर्बन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चैलेंजेस। और ये सब क्वेश्चन जो आप लोग देखिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? नहीं, चलिए तब इसी नोट पे इसको आज कंक्लूड किया जाए।